है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार विकराल रूप लेती जा रही है। लगातार 8वें दिन देश में 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,69,257 नए कोविड केस दर्ज होने के साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़ के अब 1,83,76,524 हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 3,645 मरीजों की वायरस की वजह से मौत भी हुई है। कोरोना मामले और कोरोना से होने वाली मौतों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कुल 2,04,832 मरीज अब तक घातक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अप्रैल महीने की यदि हम बात करें तो अप्रैल महीने में कोरोना के मामलों में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में अब तक 62,27,189 केस सामने आए हैं, जबकि अप्रैल में अब तक 42,364 मौतें कोरोना से हुई हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या की यदि हम बात करें तो ये संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। यहाँ हम आपको हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएंगे कि आपको इस मुश्किल घड़ी में क्या कुछ करना है, किन चीज़ों से आपको बचाव करना है और कैसे अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि सही जानकारी के सहारे ही कोरोना से हमें लड़ना है और उसके बाद एकजुट होकर एक साथ कोरोना महामारी से लड़कर उससे हमें पीछा भी छुड़ाना है। साथ ही साथ जिस तरह के सवाल हैं, आपकी जो तमाम भ्रांतियां हैं, आपकी जो तमाम कन्फ्यूजन्स हैं, उनको लगातार हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और आपके कोरोना से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राकेश कपूर, निदेशक मेदांता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अंशक एरियन, वरिष्ठ चिकित्सक, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व डीजीएमई कानपुर, भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कोरोना को लेकर तमाम लोगों में भ्रांतियां फैली हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले बीमारी लोगों को परेशान करे, कई बार कन्फ्यूजन, आधी अधूरी जानकारी लोगों को परेशान करती है और इस परेशानी की वजह में कई बार केसेस इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं, लेकिन केसेस को ख़राब कर दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपके पास आऊँगी। कोरोना के यदि माइल्ड लक्षण हो तो ऐसे में कैसे पेशेंट को अपना पेशेंस बनाए रखना है और इस बीमारी से लड़ना है? जी बिल्कुल। इस समय देखिए, एक तो माहौल बहुत दहशत भरा है। मैं अपने सुधी दर्शकों से ये प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि वो अलर्ट तो रहें, सावधान रहें, लेकिन दहशत का माहौल को खत्म करने में अपना योगदान करें, लोगों को समझाएं। और सबसे बड़ा बात है कि मास्क ही बचाव है, तो मास्क को पहने, ठीक से पहने, नाक से लेके चिन तक पूरा कवर करें और बाहर बिल्कुल ना निकलें। आधे पेट सोएं, आधा खाएं, भूखे रहें, लेकिन ये समय है कि हफ्ते 2 हफ्ते बिल्कुल घर के बाहर न जाएं जब तक कोई जान की आफत ना आ जाए। जी, एक तो ये। दूसरा वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है जो दुनिया भर में ये प्रूव हो गया है कि वैक्सीनेशन से ही कोरोना रुक पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है, उसको अवश्य कराएं। इसके बारे में कोई भ्रांति ना पालें, ना किसी का माने। वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है। मेरे पैनलिस्ट हमारे अनुसमान प्रोफेसर कपूर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर ये एरन साहब बैठे हुए हैं। हम लोग सब वैक्सीनेटेड हैं और इसलिए फिर भी बहुत सावधान है। मैं चूंकि घर में बैठा हुआ और प्रोफेसर कपूर साहब तो शायद ऑफिस में हैं, मैं देख रहा हूँ मास्क पहने हैं। मैं चूंकि अपने बेडरूम में हूँ और चाय कॉफी पी रहा हूँ, इसलिए नहीं, मैं भी घर में भी पहनता हूँ। तो कहने का तात्पर्य तीसरा, भूल जाए पार्टी, भूल जाए रिश्तेदारी, भूल जाए जन्मदिन, भूल जाए शादी। मैं तो कहता हूँ अगले 3 महीने तक भूल जाएं। ये सोचें कि मुझे लोगों की जान बचानी है और ऐसा लगता है कि स्टेज 3 में। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट के आऊंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ कॉलर रश्मि जुड़ी हुई है। जान लेते हैं कि क्या जानना चाहती हैं। जी रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें आप।
जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने भाई के बारे में उनकी 62 एज है और जी। उनको इन्फेक्शन हुआ। 12 तारीख को उनकी तबीयत गड़बड़ हुई थी और 14 तारीख को उनको कोविड पॉजिटिव का उनका वो आया, रिपोर्ट आई थी। जी। अब वो ठीक है, तो कोविड नेगेटिव हो गया है उनका 3 दिन पहले। लेकिन उनको डॉक्टर्स ने इकोस्प्रिन खाने के लिए कहा था, जिसमें वो थोड़ा कंफ्यूजन में, क्योंकि वो डायबिटिक है लेकिन उनको बीपी नहीं है, हाई बीपी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये इकोस्प्रिन खाना जरूरी है? तो इसमें थोड़ा वो कंफ्यूज हो रहा है। जी, एक बार अपने सवाल को आप दोहराएंगे। आपके भाई कोविड नेगेटिव आए हैं, इसके अलावा डॉक्टर ने अभी क्या प्रिस्क्राइब किया है? इकोस्प्रिन उनको खाने के लिए कहा था। एस्पिरिन। जी। उनको लग रहा है कि मैं हाई बीपी का नहीं हूँ, इसलिए इकोस्प्रिन मेरे लिए जरूरी है क्या? जी जी, आपके सवाल को हम डॉक्टर साहब के सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन उससे पहले बरखा हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, जान लेते हैं कि वो क्या जानना चाहती हैं। जी बरखा जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपने सवाल रखें आप। बरखा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। जी, अपना सवाल रखें आप। हाँ डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर से पूछना था कि मुझे कोरोना हुआ था। जी। अब मेरा आइसोलेशन पूरा हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन अब भी हल्की सी खांसी रहती है और कफ निकलता है। तो जी। डॉक्टर साहब से पूछना है मुझे क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपके सवाल को हम ज़रूर डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे, आप लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर अंशुक एरियन, यहाँ पर मैं आपके पास आऊँगी और बरखा हमारी एक कॉलर है, जानना चाहती हैं आपसे कि कोविड हुआ था, आइसोलेशन पूरा कर लिया है, नेगेटिव भी हो गई हैं, लेकिन अभी भी खांसी और बलगम की शिकायत है, क्या करना चाहिए इन्हें? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं बरखा जी को इस चीज की बधाई देना चाहूंगा कि वो अब कोरोना से उबर चुके हैं। तो सबसे पहले तो वो चिंता मुक्त हो जाएं। शी इज अ कोविड वॉरियर नाउ। उन्होंने कोरोना को डिफीट कर दिया है। ये जो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम एक होता है, इसमें क्या होता है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कुछ लक्षण रह जाते हैं, और जो लक्षण उन्होंने मुझे बताए वो तो बहुत ही मामूली है। इनसे उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके लक्षणों से वो पार पा सकती हैं। उनको बस अपनी सेहत का ध्यान रखना है। उनको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर रेगुलरली करेंगे, अगर वो किसी भी चेस्ट फिजिशियन से या किसी भी फिजिशियन से राय लेंगे, वो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। अपनी रेगुलर डाइट का वो ख्याल रखें, फ्लूइड्स का ख्याल रखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते रहें। तो इससे पार पाना आसान है। अगले आने वाले 1-2 महीने में वो पूरी तरह स्वस्थ भी हो सकते हैं। जी तो उनको बस एक फिजिशियन की टच में रहना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है और पॉजिटिव रहना है। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, इससे पहले जो हमारी कॉलर थी उनका ये कहना था कि उनके भाई को कोविड हुआ है, कोविड के बाद अब वो नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर ने साथ ही साथ एस्पिरिन खाने की सलाह दी है, जबकि उनका ये मानना है कि उन्हें एस्पिरिन की ज़रूरत नहीं है। आपसे राय लेना चाहेंगे। देखिए, जैसे अभी हमारे मित्र जी ने कहा, मैं वैक्सीनेटेड था और फिर मैं कोरोना से संक्रमित हुआ। 3 हफ्ते के बाद मैं निगेटिव हुआ। तो हमको पहली बात ये समझना है उनके आंसर देने से पहले कि जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो आपके 2 फेजेस होते हैं। एक फेज में शुरू में 1 हफ्ता जो वायरस होता है वो रेप्लिकेट करता है, उसकी मात्रा शरीर में बढ़ती है, फिर वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है और सेकेंड वीक में उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जो एस्पिरिन दवा है, बेसिकली सेकेंड वीक में आपके शरीर में कोअगुलोपैथी हो जाती है, खून के थक्के जमने लगते हैं। तो उसको हम दवाओं के द्वारा, जैसे बहुत से एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, हमें वो देने पड़ते हैं जिससे खून के थक्के ना जमे। एस्पिरिन अगर डॉक्टर ने आपको बताया है तो हो सकता है आपका सेकेंड वीक में डी डाइमर बढ़ा हो या कुछ प्रॉब्लम्स रही हो। तो जैसे मैं स्वयं भी 3 हफ्ते बाद ठीक होने के बाद मैंने एंटीकोगुलेंट्स मुझे लेने पड़े, लेकिन अब मैं भी एस्पिरिन 2 हफ्ते के लिए रखा गया है। तो वो जो खून में जमने का जो एक संभावना रहती है, एस्पिरिन अगर 75 मिलीग्राम ले रहे हैं तो भरे पेट लेना है और इससे कोई बहुत नुकसान नहीं होना है। तो अपनी डॉक्टर के राय के अनुसार चले और अगर उन्होंने कहा है ले लें तो इससे कोई नुकसान नहीं। जी बिल्कुल। वापस आएंगे लौटकर। आरके जी अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी आरके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आरके जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आरती तिवारी सुन रहा हूँ मैं। जी तिवारी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हमें सर यह है कि मेरी उम्र 76 साल की है और कोवैक्सीन के 2 इंजेक्शन मेरे को लग चुके हैं। जी।
अब इसके बाद मुझे और लगवाना है या नहीं, या यही लगवाना है या दूसरे, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी, दोनों डोजेस आपको लग चुके हैं? जी हाँ। जी, दोनों डोजेज लग चुके हैं सर, तो इसके बाद आपको वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए भारत सरकार की तरफ से जो भी रिकमेंड किया गया है, केवल 2 डोजेज हैं, पहला डोज और सेकेंड डोज। इसके बाद आपको डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कॉलर हमारे साथ मीनू मेरठ से जुड़ चुकी हैं। जी मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैडम, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे कोविड हुआ था। जी, अब मैं आइसोलेशन से बाहर हूँ, रिपोर्ट भी नेगेटिव है, लेकिन हर टाइम ना मुंह में ऐसा लगता है जैसे नमक रखा हो, हर टाइम साल्टेड रहता है मुंह। जी, जी, क्या आपका आइसोलेशन पूरा हो चुका है अभी? हाँ जी, आइसोलेशन पूरा हो गया, रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई मैडम 4 दिन पहले। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, यहाँ पर हमारी जो दर्शक हैं, कॉलर हैं, उनकी समस्या ये है कि कोविड से लड़ चुकी हैं, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंह में ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सॉल्टी है, टेस्ट में ऐसा लग रहा है। क्या कुछ करना चाहिए इन्हें? जी जी, जैसा कि अभी डॉक्टर कपूर साहब ने बताया कि जब आप नेगेटिव आ जाते हैं और 2 से 3 सप्ताह हो गए हैं और तो भी कुछ इसके पोस्ट कोविड सिम्टम साइंस रहते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं कि जिनसे डरने की बात है। आप अपना दिनचर्या नॉर्मल रख लें, भोजन करें जिसमें कि ताजे फल, दूध और जो भी अगर अंडा लेते तो वो भी लें। इसके अलावा थोड़ा योग और मेडिटेशन और सोच अपनी बिल्कुल पॉजिटिव रखें। ठीक है, आपने विजय प्राप्त करी, आपको बधाई देते हैं, क्योंकि कोविड का नाम सुन के ही मेरे ख्याल से आम पब्लिक तो जितनी नहीं डरती जितने हम लोग डॉक्टर लोग डरते हैं। तो बिल्कुल आपको ये चुटपुट लगा रहे, कोई बी कॉम्प्लेक्स जो भी आपके डॉक्टर बताएं उसको लेती रहें, विटामिन डी लेती रहें, भोजन आप संतुलित करें जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कहते हैं, जो जिसमें प्रोटीन की मात्रा है, विटामिन है, हरी साग सब्जियां, फल करें और हम कहेंगे अपनी सोच पॉजिटिव रखें, आप ठीक हो जाएंगे। ये टिट-विट लगे रहते हैं और इससे आप बिल्कुल घबराएं नहीं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर राकेश जी देहरादून से हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी राकेश जी। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं 2 तारीख को तक जो है मैं होम आइसोलेशन में हूँ, और मैं ये डॉक्टर साहब की जो आपका पैनल बना हुआ है काफी अच्छा, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझको थोड़ा सा ये जानकारी मिली कि मैं कोविड पॉजिटिव आया था, लेकिन उसके बाद जो है मैंने रिपोर्ट जो है दोबारा टेस्ट तो नहीं कराया, लेकिन मैं काफी मुझको रिलीव है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए क्या किया जाए, और दूसरा क्या हमको दोबारा इससे कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जान लेते हैं आपके सवाल का जवाब। डॉक्टर राकेश, आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पर हमारे दर्शक हैं देहरादून से राकेश जी, और उनका कहना है कि कोविड पॉजिटिव हुए थे, आइसोलेशन पूरा किया है, टेस्ट अब नेगेटिव आ गया है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। पहला सवाल तो ये है कि वीकनेस क्यों लग रही है, दूसरा सवाल ये है कि क्या कोविड टेस्ट दोबारा कराने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, ये मुझसे शायद सवाल किया है ना? जी 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 राकेश जी, डॉक्टर राकेश जी आपसे सवाल किया है। देखिए, फिर मैं अपना भी एग्जाम्पल बार बार दूंगा, क्योंकि मैं वैसे मैं यूरोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, नहीं हूँ, बट अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। हाँ, होता क्या है कि जब आप कमरे में आइसोलेटेड रहते हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उससे आपकी मसल शिथिल हो जाती हैं। शिथिल होने की वजह से आपकी मसल बिल्डअप होने की आवश्यक होता है कि आप एक्सरसाइज करें। तो जैसे जैसे कोविड जब ठीक हो जाएंगे तो वीकनेस रहती है, उस वीकनेस को जाने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने, त्रिपाठी ने कहा, इसमें पॉजिटिव माइंड रखना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे स्लो एक्सरसाइज, योगा है, माइल्ड डिग्री ऑफ एक्सरसाइजेज हैं और वॉकिंग है। जब आप ये करेंगे तो मसल में जो वियर एंड टियर उस टाइम पे होगा, उससे आपकी प्रोटीन जो आप खा रहे हैं उससे रीजनरेशन ऑफ द मसल्स होगा, उससे धीरे धीरे वीकनेस जाएगी। जब कोविड होता है तो शरीर में कुछ तरह तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिनको साइटोकाइन्स कहते हैं, उससे भी वीकनेस आती है। लेकिन निगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्वच्छंद घूमने लगे। जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा, अब भी आपको थोड़ा सा घर में प्रोटेक्शन रखना है, मास्क पहनना है, कि है नहीं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कड़ाई भी जरूरी है, उन सबका अभी अनुपालन करें।
आपको इन्फेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। तो सावधानियां बरतिए। अगर पॉजिटिव माइंड रखेंगे, माइल्ड डिग्री ऑफ एक्सरसाइज, योगा शुरू करेंगे तो धीरे और अच्छा भोजन करेंगे तो आपकी ये वीकनेस अपने आप दूर हो जाएगी समय के साथ। आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। जी ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा टूट गया है। अगले कॉलर हमारे साथ अभिषेक बिहार से जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक। हेलो जी अभिषेक, अपना सवाल करें आप। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था जी कि दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, दोनों में बेहतर कौन सा है और क्या कोई भी व्यक्ति अपने मन से लगा सकता है? जी बिल्कुल, आपके सवाल को हम ज़रूर रखेंगे। डॉक्टर एरियन, यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी और हमारे दर्शक जो हैं उनका सवाल ये है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में बेहतर क्या है और क्या अपने मन से इसका चुनाव किया जा सकता है? जी, ये सवाल है जो बहुत कॉमनली बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फिलहाल तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सेलेक्टेड स्टेट्स के लिए सेलेक्टेड वैक्सीन ओपन किया है, यानी कि हर जगह के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड ओपन नहीं है। तो इसलिए ये चॉइस हमारे पास नहीं है कि हम कौन सा वैक्सीन लगाएं। वैसे उनको ये जान लेना चाहिए कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही बहुत अच्छे वैक्सीन हैं और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि ये ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है, और ना ही हमारे पास इसकी चॉइस है। जब भी मौका मिले, जब भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट में अगर हमें इसका मौका मिले, जो हमारे स्थान पे वैक्सीन उपलब्ध है हमें उसे लगाएं। सभी वैक्सीन ऑलमोस्ट इक्वल एफिकेसी की हैं, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उनको जो भी वैक्सीन उपलब्ध है वो जरूर। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश से ओम प्रकाश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ओम प्रकाश जी। हाँ, मुझे नमस्ते डॉक्टर साहब से पूछना है जी कि मैं 8 दिन तक के आईसीयू में भर्ती था कोरोना के चलते। 80% मेरे लंग्स खराब हो गए थे और वो मैंने रिकवर किया। इंदौर के डॉक्टरों ने अच्छी उसमें मेरे को मदद करी और मैं ठीक हो गया। मुझे और एक डोज भी मैं ले चुका हूँ। मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि मुझे कोरोना अगेन होने के कितने % चांसेस है? मैं पूरे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपका सवाल हम ज़रूर पूछ लेते हैं। डॉक्टर राकेश, आपके पास आऊँगी और यहाँ पर ओम प्रकाश जो दर्शक मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं उनका सवाल ये है कि कोविड पेशेंट रहे हैं, इसके चलते हॉस्पिटलाइज भी उनको होना पड़ा है। फिलहाल वो वापस आ चुके हैं, एक डोज भी लग चुकी है, लेकिन अब कोविड दोबारा होने के कितने चांसेस हैं? देखिए, अगर ये प्रोटेक्शन अपना जो हमारी सरकार बार बार कह रही है कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, कड़ाई का पालन करना, अगर ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं। देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे लखनऊ के जीएमसी के वाइस चांसलर साहब थे तो वो 2 बार इन्फेक्ट हुए। जैसे मुझे अगर वैक्सीन भी लगी है, मैं इन्फेक्ट भी हो चुका हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्वच्छंद घूमने लगूं। अगर मैं स्वच्छंद घूमूंगा, कड़ाई से अनुपालन नहीं करूंगा नियमों का, तो मैं फिर से इन्फेक्ट हो सकता हूं। और अगर दोबारा इन्फेक्ट कोई होगा तो वो प्रोबेबली उसकी तीव्रता ज्यादा हो सकती है। तो कृपया, आप ठीक हो गए हैं, ईश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी रही है, परंतु अभी कतई नियमों का आपको पालन करना है, शिथिलता नहीं बरतनी। जी बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ लखनऊ से हर्षित जुड़े हुए हैं। जी हर्षित जी। हेलो हर्षित जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें आप। जी हर्षित, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी टीवी वॉल्यूम को आप डाउन करें और उसके बाद अपना सवाल करें। अगले कॉलर से बात करेंगे यहाँ पर। हर्षित जी, आपको दोबारा हमें कॉल करना होगा। जगजीवन लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगजीवन जी। जी नमस्ते। जी नमस्कार। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे जो है ये वैक्सीन जो है 17/3/2021 में लगा था जी। इसके बाद मुझे 1 तारीख को लगभग जो है कोरोना हो गया, तो मैं नेगेटिव भी हो गया हूँ, नेगेटिव हुआ हूँ 2021 में जी। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये दूसरी डोज मुझे कब लेनी पड़ेगी?
जी बिल्कुल, आपके सवाल को ज़रूर रखेंगे। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। दर्शक हमारे जगजीवन जी लखनऊ से हैं। 17 मार्च को इन्होंने पहली डोज लगवाई थी, 1 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुए, अभी 25-26 तक, ये 21 तक पॉजिटिव रहे हैं। अब इन्होंने कोविड को हराया है। दूसरी डोज कब लगवा सकते हैं अब? जी बिल्कुल, संयोग बस ये कोवैक्सीन का जो कानपुर में ट्रायल हुआ है, आई वॉज वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, ये संयोग बस है। और जैसा कि डॉक्टर एरन साहब ने कहा कि कोई वैक्सीन, दोनों सुरक्षित हैं जो अभी अवेलेबल अपने देश में हैं, लेकिन कृपा करके जो वैक्सीन लगवाई है, जैसे अगर कोवैक्सीन लगी है तो सेकंड भी कोवैक्सीन ही लगवाएं, कोविशील्ड लगवाई तो सेकंड भी कोविशील्ड, इंटरचेंज ना करें, क्योंकि दोनों का पर्पज एक ही है कि कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज को बनाना। मैकेनिज्म फर्क हो सकती है। इसके अलावा जो आपका प्रश्न है, जब आप नेगेटिव आ जाएं उसके 3 से 4 सप्ताह बाद आप सेकंड डोज लगाएं। तब तक, जैसा कि डॉक्टर कपूर सर ने कहा है, कि आप कड़ाई से मास्क का और पार्टी भीड़ सब भूल जाएं। मैं फिर जनता से गुजारिश करूंगा आपके इस माध्यम से कि वो कृपा करके, जान है तो जहान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तरह तरह की पार्टियां, भीड़, जिम, एवरीवेयर, आधा पेट खाइए, लेकिन इस समय बचना है, जान है तो जहान है। वो 2 से 3 हफ्ते के बाद 6 to 8 वीक्स हो जाएंगे जब फर्स्ट डोज के, तो वो लगवा सकते हैं। और अगर इससे थोड़ा और ज्यादा भी हो जाएगा तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से भी नेचुरल एंटीबॉडीज बनेगी। टीका जरूर लगवाएं, लेकिन 6 to 8 वीक्स का गैप रखना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। अगले कॉलर अनमोल गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनमोल जी, अनमोल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर एरिन, यहाँ पर आपके पास आऊँगी। और एक जो कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में है वो ये है, हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं वैक्सीनेशन करवा सकती हैं? सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी लोगों को अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, कई बार कोविड जैसे सिम्टम्स भी आते हैं, तो इनसे कितना डरने की ज़रूरत है? मैम, जो आपका पहला सवाल है प्रेग्नेंट महिलाओं से रिलेटेड, तो इसके लिए तो हमारे जो इंडिकेशंस, हमारे जो भी वैक्सीन के सेंटर्स पे सारे क्लियर निर्देश हैं कि कौन कौन लोग वैक्सीन लगा सकते हैं, कौन कौन नहीं लगा सकते। उसमें अभी बच्चे 18 साल से छोटे, उनको अभी इससे दूर रखा गया है। प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर शोध चल रहा है और शोध के जो रिजल्ट्स हैं, वो शोध के रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वैक्सीन सेफ है। तो अभी जो 1 तारीख से भी वैक्सीनेशन जनरल पब्लिक के लिए खुल रहा है 45 साल से नीचे वाले लोगों के लिए, उसके मोस्ट पॉजिटिव जो ये आ रहे हैं, रुझान ये आ रहे हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी ये खुल जाएगा। तो जो भी वो उस समय गाइडलाइंस आएंगी, हमें उसी के हिसाब से चलना है, जो भी क्लियर निर्देश दिए जाएंगे इस संबंध में। मगर जो रुझान आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये वैक्सीन सेफ है, क्योंकि जो स्टडीज की गई हैं वो इनको सेफ बताती है। आपका दूसरा सवाल था? जी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि कई बार वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस नजर आए, कई बार माइल्ड कोविड जैसे सिम्टम्स भी नजर आते हैं, तो इनसे कितना डरने की जरूरत है? मैम देखिए, वैक्सीन जो है, पहला शॉट दूसरा शॉट, दोनों वैक्सीन लगाने के भी 14 दिन बाद प्रॉपर इम्यूनिटी आती है। तो अगर वैक्सीन लगाने के बाद अभी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये ना समझें कि वो वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है, वैक्सीन की वजह से नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को, जैसा कि प्रोफेसर त्रिपाठी बार बार कह रहे हैं, कि आप अपना जो इसके लिए गाइडलाइंस है उनका पालन करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मास्क पहने, बाकी निर्देशों का पालन करें। होता ये है कि पहला या दूसरा डोज लगाने के बाद लोग थोड़े ना रिलैक्स हो जाते हैं और वो मास्क हटाने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है अब तो मेरे अंदर इम्यूनिटी आ गई है, जबकि सच्चाई इससे दूर है। दूसरी वैक्सीन की डोज लगने के भी 14 दिन बाद एक्चुअल इम्यूनिटी जो है वो किसी को मिलती है, और उसके बाद भी उसको इन सब का पालन करना है, क्योंकि 100% आप प्रोटेक्टेड फिर भी नहीं है। तो अगर आपको वैक्सीन लगाने के बाद, तुरंत बाद या कई दिनों बाद भी आपको ये सब सिम्टम्स लगते हैं, आप अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें। ये ना समझें कि आप में इम्यूनिटी आ गई है,
और इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि ये कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा। वैक्सीन में थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, वो सबको पता है कि वैक्सीन लगाने के ही 2-3 दिन के अंदर अंदर तेज फीवर, बॉडी एक, ये सब हो सकता है, वो तो 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज अपने फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करें, ये वैक्सीन से रिलेटेड ना हो, ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल। अभिषेक जी अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक जी। दरवाजे पर जानना चाह रहा हूँ मैडम जी कि ये सेकंड वैक्सीन का एक्सपायर डेट भी है क्या? 16 मार्च को मैंने लिया था। अभी दूसरा जो है जहाँ मैं हूँ वहाँ को वो वैक्सीन नहीं है जी, हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं है जी। तो मैं कब तक इसका ले सकता हूँ या कोई प्रोसेस नहीं है? जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। यहाँ पर कॉलर थे हमारे साथ अभिषेक जी, और इनका मानना है कि पहला डोज ले चुके हैं, जहाँ पर अभी हैं वहाँ पर उसी वैक्सीन का दूसरा डोज उपलब्ध नहीं है। कितने लंबे समय तक इंतज़ार किया जा सकता है पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में जो गैप है उसको लेकर? जी हाँ, जो बेस्ट गैप है वो 6 to 8 वीक्स है। यानी कि समझिए पहला डोज अगर आपने 1 अप्रैल को लगवाया है तो दूसरा डोज 15 मई से 30 मई के बीच बेस्ट है। इससे इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ट आता है। लेकिन आजकल विभिन्न कारणों से थोड़ा सा वो हो जाता है, तो अगर 45 दिन बाद आप सकते हैं, लेकिन 2 महीने से ज्यादा का गैप फिर आपके सीरो कन्वर्जन या इम्यूनोजेनिसिटी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। कोशिश करके आप जहां भी हैं जो आपने पहले लगवाई थी वही लगवाइए। जी। और गैप जो है 8 वीक्स का है या 2 महीने से ज्यादा का अगर गैप है तो स्टडी और वैज्ञानिक और साइंटिफिक जो उसके हिसाब से है कि आपको फिर दोबारा 1 डोज और लगवानी पड़ेगी 6 to 8 वीक्स, अगर गैप 8 वीक्स से ज्यादा हो गया है। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे दिव्यांशु जुड़े हुए हरदोई से। जी दिव्यांशु जी। दिव्यांशु जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगले कॉलर इसके बाद इंदर हैं उड़ीसा से। जी इंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंदर जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राकेश आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी, और लोगों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं वैक्सीनेशन को लेकर। आपसे ये जानना चाहूँगी कि यदि किसी को सामान्य तौर पर खांसी या जुकाम है तो क्या ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन लिया जा सकता है? नहीं, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि साहिबा हमारे वहाँ राउंड्स में आई हैं, देने के बाद मैं आपसे विदा चाहूँगा। जी बिल्कुल। आंसर ये है कि अगर आपके सिम्टम्स हैं या घर में कि कोई पॉजिटिव लोग हैं और उस समय होता है कि मैं वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं, तो सिम्टम्स के समय या घर में अगर लोग पॉजिटिव हैं जिससे कांटेक्ट में आप लोग मान लीजिए आए हुए हैं, तो ऐसे समय में वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। प्रॉब्ली प्रोफेसर त्रिपाठी जो इसके एक्सपर्ट हैं ज्यादा अच्छी तरह इसको बता पाएंगे। हमको 10-15 दिन या तो सिम्टम जब ठीक हो जाए तब वैक्सीन लगवाना चाहिए, या घर वाले जब निगेटिव 1-2 हफ्ते का आपको पीरियड ब्रेक करने के बाद तब वैक्सीन लेना चाहिए। अगर आप कांटेक्ट में आए हैं, सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, उस समय वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उस समय आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये मेरे सिम्टम्स कोरोना की वजह से हैं या वैक्सीन की वजह से हैं। तो रिकमेंडेड यही है, सिम्टम्स अगर हैं तो मत लगवाइए, पहले टेस्ट करके देखिए। अगर घर में आपके लोग पॉजिटिव हैं तो आप रुक के 10-15 दिन बाद जब वो लोग निगेटिव हो जाए, आप में कोई सिम्टम्स ना आए, तब वैक्सीन लगवानी चाहिए। बट एक्सपर्ट कमेंट शुड बी फ्रॉम डॉक्टर त्रिपाठी। और मुझे विदा लेना पड़ेगा। डीएम साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, डॉक्टर अंशक आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर यदि आपके कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन या भ्रांति है जिसे आप दूर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही तमाम ऐसे सवाल जो आपसे भी जुड़े हुए हैं उनको लेकर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को संग्रह करके रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो इसका काम में आएगी। ऐसा करना बहुत ही गलत है। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन लेट जाते हैं यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूज़फुल होती है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। जिस तरह से पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में यदि सही जानकारी हमें मिलती है, सही गाइडेंस मिलती है, तो हम ना केवल इस कोरोना को हरा सकते हैं बल्कि अपना और अपने अपनों का ख्याल भी रख सकते हैं। यदि आपके भी कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपके सवालों के जवाब के लिए एक बार फिर से हम चर्चा पर वापस लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंशक एरियन जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक देहरादून से हैं। साथ ही साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी पूर्व डीजीएमई कानपुर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशक, आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी और बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि टेस्ट को लेकर भी आजकल कई नई बातें मार्केट में आ रही हैं। कभी फॉल्स नेगेटिव की बात की जाती है तो कभी फॉल्स पॉजिटिव की बात की जाती है। सबसे पहली बात तो जो मार्केट में टेस्ट आ रहे हैं उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात तो ये कि मेडिकल स्टोर पे जो किट उपलब्ध है, क्या उसका जो रिजल्ट आता है उस पर भरोसा किया जा सकता है? मैम, इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि देखिए, जो इसके टेस्ट उपलब्ध हैं आरटीपीसीआर, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये टेस्ट एक हद तक ही यूजफुल हैं। ये एक हद तक ही हमें बता सकते हैं क्योंकि इनकी अपनी सेंसिटिविटी होती है कि 100 में से अगर कितना टेस्ट सही बता रहा है। एक चीज सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि हम एक हद तक ही उन पे विश्वास रख सकते हैं। तो इसलिए जितने भी दर्शक हैं उनको ये जानना जरूरी है, अगर उनको कोई भी लक्षण आते हैं तो उनको फिजिशियन को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। उनको अपने आप सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ ट्रीटमेंट से बचना चाहिए। वो अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें। जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है कि वो सिम्टम्स जो है कितना ज्यादा सजेस्टिव है। इन सिम्टम्स के बेसिस पे वो कितना ज्यादा समझते हैं कि ये कोरोना हो सकता है। अगर उनको लगेगा ये कोरोना हो सकता है और बावजूद उसके अगर रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो वो कुछ और जांचें भी करा सकते हैं अगर उनकी जरूरत होगी। होता ये है कि मरीज खुद ही अपने आप से सीटी स्कैन और बाकी जांचें कराने लगते हैं, जो गलत है। सीटी स्कैन बहुत इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है। वो सिर्फ अगर फिजिशियन, जो उनके फिजिशियन है, उनको लगता है कि कराना चाहिए तो वो करा सकते हैं। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई और फिजिशियन को ऐसा लगता है कि नहीं, सिम्टम्स बहुत सजेस्टिव है, इनके घर में कोई और केस है या ऐसा लग रहा है इसको कोरोना है। दूसरी चीज, जहां तक दवाइयों की बात है, मेडिकल स्टोर से किट अपने आप चालू करना ठीक नहीं है। ज्यादा अच्छा ये है कि आपको सिम्टम्स है, आप पहले फिजिशियन को दिखाएं। फिजिशियन अगर कहता है तो आप वो चालू कीजिए। हालांकि अगर कुछ भी शक होगा तो फिजिशियन भी जरूर चालू करेंगे। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वाली किट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं और फिजिशियन के कहने पे हमें तुरंत उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप किसी रिमोट इलाके पे हैं तो आप टेलीमेडिसिन की माध्यम से, आपके फोन के माध्यम से किसी फिजिशियन को बताएं, वो आपको हेल्प करेंगे और अगर वो कहते हैं तो आपको तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। जी बिल्कुल। कॉलर हमारे गाजियाबाद से दिव्यांशी जुड़ी हुई है, उनसे जान लेते हैं क्या सवाल है उनका। जी दिव्यांशी जी।
हरदोई से। जी, हरदोई से आप हैं, स्वागत है आपका, बताएं क्या जानना चाहती हैं? मैम ये हम जानना चाहते हैं कि ये वैक्सीन लगाने के बाद सर मैम कि ये वाइन कितने दिन बाद ली जा सकती है? जी, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहरा दें। जी मैम, जैसे वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति जो है ये वाइन कितने दिन बाद ले सकता है? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगी, और यहाँ पर हमारी जो दर्शक है उनका सवाल ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद वाइन कितने दिनों बाद ले सकते हैं? वैक्सीन लगवाने के बाद जी अल्कोहल, जी वो जानना चाहती हैं वैक्सीन लगवाने के बाद अल्कोहल का सेवन कितने दिनों के बाद किया जा सकता है? RT-PCR क्या? जी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हमारे जो दर्शक है उनका सवाल ये कि उन्होंने वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज ली है, वैक्सीनेशन की डोज लेने के बाद अल्कोहल का सेवन यदि कोई करना चाहता है तो कितने दिनों के बाद कर सकता है? देखिए ऐसा है, ये बड़ा ऐसा प्रश्न जी, है, बड़ा अटपटा सा सवाल है, लेकिन हमारे दर्शक का सवाल है तो मैंने आपके सामने रख दिया। एज ए डॉक्टर फिजिशियन ये सलाह है कि अल्कोहल का प्रयोग ना ही करें इस कोरोना काल में तो अच्छा है जी, और इसकी बड़ा व्यक्तिगत ऐसी चीज है, इस पे कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन अवॉइड करें। अल्कोहल से इम्यूनोजेनिसिटी पे फर्क पड़ता है, तो कृपा करके इस समय जो कोरोना काल महाकाल चल रहा है, सुनामी चल रही है, कृपा करके अल्कोहल अवॉइड करें। उसके बदले और चीज खाइए, पीजिए, दूध पीजिए, दही खाइए, लेकिन कृपा करके अल्कोहल का प्रयोग ना करें। जी बिल्कुल, ठीक कहना है आपका। आगे बढ़ेंगे और अभिषेक जी अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक जी। हेलो जी, अपना सवाल रखें आप। डॉक्टर साहब, मैं अभिषेक मिश्रा बेगूसराय बिहार से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता था कि मैं कोविड-19 का पहला वैक्सीन ले चुका हूँ, जी ठीक है जी, और उसके बाद मैं पॉजिटिव पाया गया, तो मैं ये पूछना चाहता था कि दूसरा वैक्सीन का डोज मैं कब लूँ? जी बिल्कुल, ये सवाल के जवाब हम पहले दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपके सवाल को मैं ज़रूर डॉक्टर एरियन के सामने रखूंगी। जो डॉक्टर अंशक यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, हमारे कॉलर का यही सवाल है कि पहला डोज ले चुके हैं, बीच में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, अब सेकेंड डोज के लिए कितना इंतजार करना होगा? मैं फिर से वैसे तो इसका जवाब मिल चुका है, रिपीट करता हूँ कि जो पहला डोज उन्होंने लिया था उससे 6 से 8 हफ्ते के बीच में वो दूसरा डोज ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। इस बीच में वो पॉजिटिव हो गए, कभी भी कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो कोरोना नेगेटिव होने के 6 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद वो वैक्सीन ले सकता है नेगेटिव होने, आइसोलेशन खत्म होने। और जब से पॉजिटिव हुआ था तब से आप 6 हफ्ते समझ लीजिए। तो अगर उनको उनका सेकेंड डोज इस 6 से 8 हफ्ते के बीच में पड़ रहा है तो थोड़ा डिले करके इस 6 हफ्ते के पीरियड के बीच में ले ले। अगर अनफॉर्चुनेटली उनका 8 हफ्ते के पीरियड के बियॉन्ड पड़ रहा है तो भी वो इसके बियॉन्ड ही ले, वो उस दौरान, क्योंकि हमारी कंट्री की गाइडलाइंस है वो तो कहती है 6 से 8 हफ्ते, लेकिन कुछ और कंट्रीज में और जगह भी शोध हुई है वो 8 हफ्ते से भी ज्यादा बताते हैं, 8 से 12 हफ्ते भी बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा डिले कर देंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो है, अगर आपको कोरोना हुआ है और आप ठीक हो गए उसके बाद, या जब से कोरोना हुआ था उससे 6 हफ्ते के बाद आप वो वैक्सीन लें, दूसरा डोज। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे ऋषिकेश से केपी भट्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखें आप। मैंने आज वैक्सीन की पहली डोज ली है, तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपके सवाल को हम जरूर रखते हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। हमारे दर्शक केपी भट्ट जी ऋषिकेश से हैं, इन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली है, जानना चाहते हैं कि अब क्या क्या सावधानियां इन्हें बरतनी चाहिए? जी, सावधानी आपको पूरी बरतनी है। टीका लगने के बाद भी फिर वही है कि हमेशा अच्छी तरह से अच्छा मास्क, यानी जिसमें नाक से लेकर के चिन तक बराबर ढकी रहे। हम तो ये कहते हैं घर में भी पहने, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। अब तो क्योंकि कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे कम्युनिटी स्प्रेड में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, अशांत सहमत हो गए मेरे उससे। कभी कभी मुझे रहता, सरकार माने ना माने, मगर एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल टीचर मुझे लगता है। खैर, तो हर एक व्यक्ति जो भी आपसे मिले, आपका रिश्तेदार हो, जान पहचान का हो, कार्यकर्ता हो, कंपाउंडर हो, घर में और आपके कर्मचारी आते हैं, ड्राइवर हो, इसको ये समझो ये कोरोना फैला सकता है, ये कोविड पॉजिटिव है। और क्या है, आजकल यंग लोगों में, जो यंग है हमारे से 20 से 30 या 25, 30, 35 साल वाले हैं,
इनमें सिम्टम बहुत कम होते हैं, मगर ये कोविड-19 से इन्फेक्टेड होकर भी पूरी तरह सिम्टम नहीं आते इनमें, क्योंकि इनकी एंटीबॉडीज और इम्यूनोजेनिसिटी बहुत अच्छी होती है यंग लोगों की, मगर दे आर द सुपर स्प्रेडर्स, ये खूब फैला सकते हैं। तो कृपया करके अगर घर में किसी को सर्दी जुकाम है और खासकर वल्नरेबल ग्रुप है, सीनियर लोग हैं, 50 साल से ऊपर हैं, या उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी कोई बीमारी है, वो घर में भी मास्क का प्रयोग करें, जब सोएं तब उतारें। तीसरी, आपको पूरी सावधानी एक वैक्सीन के डोज लगाने के बाद दूसरे के बीच में करनी है, और वैक्सीन लगने के बाद भी दोनों डोज के बाद पूरी तरह से सावधानी, वही मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, और जब भी किसी को बुखार या इस तरह का हो उसकी जांच कराइए। वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण हो सकता है, रिमेंबर, कृपया इसको ध्यान से सुने, आप टीकाकरण के बाद भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन बड़ी बीमारी नहीं होगी। यानी टीकाकरण बड़ी बीमारी से बचाता है, बड़ी निमोनिया से बचाता है, वेंटिलेटर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन संक्रमण हो सकता है टीका लगाने के बाद भी, क्योंकि प्रोटेक्शन जो है, जैसा हमारे डॉक्टर अशांत ने भी बताया कि 70 से 80% है मैक्सिमम, यानी कि 20% लोग जो हैं वो तब भी उनमें इम्यूनोजेनिसिटी लेवल में नहीं रहती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग तो ऐसे समझिए पहला इम्यूनाइजेशन है। तो जो इम्यूनाइज्ड हैं वो लोग भी ये सावधानी बराबर बरतें, क्योंकि टीकाकरण के बाद भी हो रहा। अभी देखिए प्रोफेसर कपूर साहब ने बताया, मेरे यहाँ कानपुर में भी प्रिंसिपल और क्या क्या लोग हैं, सबको सेकंड अटैक हो रहे हैं। तो फिर समझिए टीका लगने के बाद भी 14 दिन बाद भी दूसरी डोज के संक्रमण हो सकता है, लेकिन बड़ी बीमारी नहीं होती है सामान्यतः। तो कृपया करके सावधानी पूरी बरतें टीकाकरण के बाद भी, ये नहीं कि टीकाकरण के बाद। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं मृदुल शर्मा जी उत्तरकाशी से। जी बहुत बहुत स्वागत है। शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। डॉक्टर अंशक जी आपके पास आना चाहूंगी। और कोविड के अलावा कई बार ऐसा भी माना जा रहा है, यहाँ पर हाइपोक्सिया नाम की एक चीज़ है, इस टर्म को सबसे पहले आपके माध्यम से समझना चाहूँगी। और जैसा कि आज खबरें आई हैं, टीवी जगत के एक जाने माने पत्रकार का आज निधन हुआ है और माना जा रहा है कि इसी वजह से निधन हुआ है। तो ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कोविड के साथ ये भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है? मैम, हाइपोक्सिया टर्म है। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जितना ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन लेवल। तो नॉर्मली हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95 से ऊपर तो होना ही चाहिए। तो अगर हमारा ऑक्सीजन का लेवल 95 से भी नीचे पहुंच जाए, 94 से भी नीचे जाने लगे, उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो इस बीमारी में एक स्पेशल चीज होती है कि इस बीमारी में हमारा ज्यादातर किसी भी बीमारी की वजह से हमारे शरीर पे असर आता है, और अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जाता है तो हमें थोड़ा सांस लेने में और बाकी तकलीफें होने लगती हैं। लेकिन कोरोना बीमारी में ये सेम चीज अगर होती है तो इसमें एक स्पेशल बात यह है कि हमें इसमें कोई परेशानी महसूस नहीं देती, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, लेकिन हमें उसकी वजह से परेशानी महसूस नहीं दे रही। तो इस वजह से क्या है, हमारे लिए और खतरनाक है, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हम संक्रमित हो चुके हैं, हमारे शरीर में उसका असर होना शुरू हो चुका है और हम तब भी ठीक फील करते रहेंगे। तो इसलिए इस बीमारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको बोलते हैं कि आप रेगुलरली अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। पहले तो एक छोटी सी मशीन आती है जिसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, जो आप अपनी फिंगर पे लगाएंगे तो आपकी फिंगर पे लगाने से आपका ऑक्सीजन लेवल पता लग जाएगा। आजकल ये छोटी सी मशीन ज्यादातर लोगों को पता लग गई है, इसको पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। 1100-1200 रुपए, 800-900 से लेके ये मशीनें आजकल उपलब्ध है मार्केट में। तो आप अपना रेगुलरली डेली इस पे ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब आपको हाइपोक्सिया नहीं है। जो टीवी जगत की जो हस्ती के बारे में आपने बोला है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शायद इसी बीमारी के संक्रमण से उनकी डेथ हुई है। हालांकि ये कहा गया है कि शायद उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। जब कोरोना होता है तो वो हार्ट पे भी असर करता है, तो कोरोना संक्रमण के दौरान उन्हें सडन हार्ट अटैक हुआ जिससे शायद उनकी मृत्यु हुई है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ विभू काशीपुर से जुड़े हुए हैं। जी विभू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम।
जी, अपना सवाल रखें, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर एरियन। जी, सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे टीवी वॉल्यूम को डाउन करें और उसके बाद अपना सवाल रखें। जी, मैं डॉक्टर एरियन साहब से पूछना चाहता हूँ। जी, मैं डॉक्टर एरियन साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि सर मेरे को पहली जी विभू, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टीवी वॉल्यूम को डाउन कर ले, वरना आपका सवाल हम तक नहीं पहुंच पाएगा। डॉक्टर एरियन साहब, हमने और अपनी पत्नी ने दोनों हम 58-59 एज के हैं और हमने कोविड वैक्सीन 2 अप्रैल को अभी लगवाई थी, जिसमें कि हमें 28 दिन का दिन दिया था, लेकिन जैसा अभी ज्ञात हुआ है कि 6 हफ्ते के भीतर लगवा देना चाहिए। तो ये पूछना चाहता हूँ मैं, क्या ये 6 हफ्ते के बाद लगाना चाहिए या 28 से 6 हफ्ते के अंदर लगाना चाहिए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपके सवाल को हम रख देते हैं। विभू जी का सवाल है डॉक्टर एरियन यहाँ पर कि कोविड वैक्सीन पहली लगाई है, अब इनका ये जानना है कि 6 हफ्ते के अंदर इनको वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लेना है या 6 हफ्ते के ऊपर भी समय जा सकता है? जी, सबसे अच्छा टाइम इसके लिए जो है वो 6 से 8 हफ्ते के बीच में है। तो जो बेस्ट टाइम है वो 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते के बीच में हमें वैक्सीन लगाना है। इंडियन गवर्नमेंट की यही कहना है कि हमें वैक्सीन 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे बिहार से शिवम जुड़े हुए हैं। जी शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, जी, अपना सवाल रखें आप। मैम हम ये बोल रहे थे, जैसे बुखार खांसी या फीवर जैसे हुआ तो वैक्सीन लेने से कोई दिक्कत नहीं ना होगा? जी, बुखार में तो आपको बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगवानी है। उसके अलावा और भी यदि सिम्टम्स हैं तो जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या कहते हैं। डॉक्टर अंशक यहाँ पर हमारे कॉलर हैं शिवम, वो जानना चाहते हैं कि यदि फीवर है और खांसी जुकाम है तो क्या उस समय पे वैक्सीन लेना ठीक होगा? हाँ, ये देखिए शिवम जी, फीवर के दौरान बिल्कुल भी वैक्सीन ना लें, पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल जो फीवर है वो काफी कॉमनली कोरोना का फीवर फैल रहा है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या आपको जो फीवर हुआ है वो कोरोना हुआ है या कोई और रीजन से हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले आपको फिजिशियन को दिखाना है। अगर आपके फिजिशियन फुल्ली श्योर हो कि ये कोरोना नहीं है और आपको ये वो भरोसा दिला दें कि ये कोरोना नहीं था, तब आपको जो है ये वैक्सीन फीवर ठीक होने के कुछ दिन बाद आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये शक रहे कि ये जो आपको इन्फेक्शन हुआ था ये कोरोना था, तो उससे जब ये इन्फेक्शन आपको हुआ था उसके कम से कम 6 हफ्ते बाद या ठीक होने के 4 हफ्ते बाद, आइसोलेशन की अवधि 14 दिन होती है, उसके 4 हफ्ते के बाद आप ये वैक्सीन लगाएं। तो आप अपने फिजिशियन को दिखाएं, फिजिशियन को लगता है कोरोना नहीं है तो ठीक होने के कुछ दिन बाद आप लगवा लें, और अगर फिजिशियन को लगता है कोरोना है, चाहे टेस्ट पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, तो आप कम से कम ठीक होने के 4 हफ्ते बाद। जी, इसके अलावा डॉक्टर अंशक, अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये है, मास्क की हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो एक नई खबरें जो आ रही हैं कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो आप डबल मास्किंग का प्रयोग करें। डबल मास्किंग कितनी कारगर होगी? और दूसरी बात ये है कि जब मास्क को एक लंबे समय तक लगाया जाता है तो मास्क लगाने से भी कई दिक्कतें होती हैं, वहाँ उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? हाँ देखिए मैम, इसमें ये है कि दोनों बातें सही हैं कि डबल मास्क एक बहुत अच्छा उपाय है। एक मास्क होता है जिसको बोलते हैं N95 मास्क, वो मेडिकल मास्क होता है। उसको पहनने के बाद 95% ये संभावना होती है कि अगर वो आपने ठीक से पहना है तो कोरोना का संक्रमण आपको नहीं होगा। लेकिन वो N95 मास्क जनरल पब्लिक को उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। जनरल पब्लिक हमारे या तो कपड़े का मास्क या तो सर्जिकल मास्क यूज करती है। तो एक बहुत अच्छा तरीका इस को बेहतर बनाने का है कि आप एक कपड़े का मास्क या एक सर्जिकल मास्क पहने और उसके ऊपर दूसरा मास्क पहने। 2 मास्क एक साथ पहनने से अगर कोई मास्क की प्रोटेक्शन मान लीजिए 40-50% हो तो वो बढ़ के सीधे 90% के करीब पहुंच जाती है। तो अगर आपके पास एक सामान्य मास्क भी है और आप 2 मास्क पहन रहे हैं, एक सर्जिकल और एक कपड़े का, या जो भी आपके पास उपलब्ध है, तो उसकी प्रोटेक्शन कई गुना बढ़ जाएगी और आपके संक्रमित होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमें डबल मास्क का हमेशा उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि खाली नाक और मुंह ही नहीं, हमें आंखों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आपके पास कोई फेस शील्ड उपलब्ध है या आपके पास कोई चश्मा उपलब्ध है ट्रांसपेरेंट, तो आप वो भी पहन सकते हैं। जहां तक बात है कि मास्क लंबे समय पहनने से कि कोई बुरे इफेक्ट्स होते हैं, तो देखिए ये बहुत लंबे समय, जैसे हेल्थ वर्कर्स लगातार 10 घंटे 12 घंटे जब पहनते हैं और उसको हटाते ही नहीं है, उनके ऊपर ये इफेक्ट्स आते हैं। तो जनरल पब्लिक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो घर से बाहर निकले 2 घंटे 3 घंटे के लिए वापस आ गए, उनको कोई इफेक्ट होगा। कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप आराम से 2 मास्क पहन सकते हैं।
लेकिन जब आप घर वापस आ जाएंगे आप उनको उतार ही देंगे। ये तो हेल्थ वर्कर्स के लिए कि 10-12 घंटे तक उन्होंने मास्क पहन लिया तो थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम उस चीज से बहुत कम है कि जो आपको संक्रमण होने के और उससे आपको बीमार पड़ने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अनिल मुरादाबाद से अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी वाइफ की डायलिसिस हो रही है, हफ्ते में 2 दिन, वो वैक्सीन लगवा सकती है या नहीं? जी बिल्कुल, जान लेते हैं। डॉक्टर अंशक, सवाल है यहाँ पर अनिल जी का कि इनकी वाइफ की डायलिसिस हो रही है, क्या ये वैक्सीनेशन करवा सकती हैं? हाँ देखिए, सवाल बहुत अच्छा है और जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके लिए हमारे वैक्सीन खुल चुके हैं, दोनों कोवैक्सीन भी और कोविशील्ड। तो वैसे तो जब भी वो हेल्थ सेंटर पे पता करने जाएंगे वहां पे दिया होगा, क्लियर गाइडलाइंस होंगे कि कौन लोग नहीं लगवा सकते। तो ऐसा नहीं है कि जिनका डायलिसिस चल रहा है वो ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते, वो सावधानी के साथ ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इसके बारे में बेहतर जानकारी उनको वहां भी मिल जाएगी। जहां तक मेरा ख्याल है बिल्कुल वो वैक्सीन ये लगवा सकते हैं और लगवाने से उनका प्रोटेक्शन बढ़ेगा। जी बिल्कुल, अगले कॉलर गाजियाबाद से सुनील हमारे साथ लाइन पर हैं। जी सुनील जी। हेलो जी सुनील जी, अपना सवाल करें। मैडम, बेटा 18 साल का, उसको कई साल से जुकाम है। जी, क्या जुकाम के अलावा भी कोई परेशानी है? जी, जुकाम के अलावा भी कोई परेशानी है? नहीं, जुकाम से अलग कोई नहीं है मैडम। सवाल ये है, बेटा 18 साल का, उसको जुकाम है कई साल से, जब से कुत्ते ने काटा तब से ज्यादा है। जी बिल्कुल, आपके सवाल, आप लाइन पे बने रहिएगा, आपका सवाल मैं डॉक्टर अंशक के सामने रखती हूँ। डॉक्टर अंशक, यहाँ पर जो हमारे कॉलर हैं सुनील जी, उनका कहना है कि बेटे को कई साल से बुखार है, शायद यहाँ पर डॉग बाग भी था, बाइट था, और उसके बाद मुझे पता नहीं है कि आगे इन्होंने टीके लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, क्या सलाह है आपकी? जी देखिए, जुकाम बहुत समय से जुकाम होना ये बहुत कॉमन चीज है। एलर्जिक राइनाइटिस, कुछ तरह की एलर्जीज, नेजल पोलिप्स, बहुत सारे चीजें हैं जिनकी वजह से लंबा जुकाम चलता है। तो जब उनको पता है कि पहले से उनको जुकाम है, और जुकाम कोरोना का एक कोई बहुत ऐसा लक्षण नहीं है कि अगर किसी को जुकाम हो तो हम कहें कोरोना है, तो इससे उन्हें घबराना नहीं है। उनको जुकाम का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है किसी एनटी स्पेशलिस्ट या फिजिशियन से। दूसरा सवाल अगर मैं ठीक से सुन पाया हूं तो डॉग बाइट की बात की है उन्होंने, कि डॉग बाइट कुत्ते के काटने के बाद टीका नहीं लगा। जी बिल्कुल। काटने के बाद अगर आप पहले से वैक्सीनेटेड नहीं थे तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो आपको जो कुत्ते के काटे के टीके हैं वो आपको पूरे लगने चाहिए, जिनको हम रेबीज के टीके कहते हैं। लेकिन उसके अलावा एक रेबीज की इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो भी लगनी चाहिए। चाहे कितना भी समय हो चुका है कुत्ते को काटे, चाहे कितना भी समय हो चुका है, उनको वो दोनों ही चीजें पूरी करनी चाहिए। इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाना चाहिए और उनको रेबीज का वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और सुरेश जी हरियाणा से अगले कॉलर हमारे साथ हैं। जी सुरेश जी। सुरेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल करें। मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी, अपना सवाल रखें आप। मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे को काफी दिनों से बुखार था, बुखार वगैरह ठीक है, ऑक्सीजन लेवल ओके है, लेकिन मेरे को अभी क्या है, सिर्फ ओनली प्यास लगती है। तो क्या मेरे को कोरोना के सिम्टम्स मेरे को चेक कराना चाहिए, आरटीपीसीआर वगैरह? जी बिल्कुल, जान लेते हैं। डॉक्टर अंशक, बुखार था, बुखार के साथ ही साथ प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पर हमारे दर्शक का जानना है, क्या आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जाना चाहिए? देखिए, आजकल कोरोना की जो महामारी है ये इतने रैपिड स्तर पे फैल रही है कि इतना ज्यादा कॉमन है कि अगर हमें बुखार आ रहा है, हमें हल्का सा भी सिम्टम है बुखार का, तो उसके बाद हमें तुरंत फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। तो उपयुक्त ये रहेगा कि वो फिजिशियन को कंसल्ट करें। कभी भी हम श्योर नहीं हो सकते कि ये कोरोना नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। और वो ज्यादा टेस्ट के चक्कर में ना रहे। मैंने पहले भी कहा है, टेस्ट जो है कई बार गलत रिपोर्ट भी देता है। किसी को कोरोना होता है तो नेगेटिव भी आ सकता है। इसमें सबसे अच्छा तरीका है आप किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाएं। अगर फिजिशियन को लगेगा कि आपको जो सारे सिम्टम्स मिला के कोरोना की तरफ जा रहे हैं, वो आपका टेस्ट भी कराएंगे, और अगर टेस्ट नेगेटिव भी आए तब भी आपको राय देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी रिमोट जगह हैं और अगर ज्यादा आपको सुविधा नहीं है कंसल्टेशन की, तो जरूर टेस्ट कराएं। और अगर आप किसी से फोन पे राय ले सकते हैं अपने सारे सिम्टम्स बता के, तो आप उनसे फोन पे राय लें।
टेस्ट तो जरूर करा लें। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ चंद्र मोहन जी गुड़गांव से जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी अपना सवाल रखें आप। जी हमारा सवाल है, हमारा बच्चा है 10 साल का जी, तो इसको ना बुखार आता है 199.6। जी क्या करें इसका, डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं। जी बच्चे की उम्र कितनी बताई आपने? 6 वर्ष? 10 साल। जी डॉक्टर अंशक हमारे कॉलर है, उनका बेटा है 10 साल का, बुखार आता है 199, क्या कुछ करना चाहिए? जी सबसे पहले तो बुखार जो उसको आ रहा है उसके लिए वो एक पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। हालांकि बच्चों में जैसा देखा गया है कोरोना ज्यादातर अभी तक कम सीवियर फॉर्म में प्रेजेंट करता है और ज्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते, बहुत कम प्रपोर्शन है बच्चों का, बहुत कम परसेंटेज है जिनको सीरियस बीमारी होती है। तो अगर बच्चे को बुखार है आपको बच्चों के डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये जो थोड़े बड़े उम्र के बच्चे हैं 10-12 साल के, बहुत कम उनको एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर होता है, कोरोना में एक बीमारी होती है कि वो सीवियर हो जाते हैं। तो इसलिए वो डरे ना, पहली बात तो पॉजिटिव रहें, बच्चा तो ठीक होना ही चाहिए, ज्यादा संभावना इस चीज की है, लेकिन लापरवाह ना हो और जरूर एक बच्चों के डॉक्टर को दिखा दें, जो भी उपयुक्त होगा वो आपको एडवाइस देंगे दवा लेने के लिए। जी बिल्कुल। अगले कॉलर मेरठ से उमेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी उमेश जी। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से जी कि मनुष्य में जो बच्चे हैं उनमें ऑक्सीजन लेवल कितना रहना चाहिए? जी बिल्कुल, आपके सवाल को हम जरूर रखते हैं। डॉक्टर अंशक यहाँ पर सवाल है उमेश जी का कि जो बच्चे हैं उनका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कितना मेंटेन रहना चाहिए? देखिए बच्चों का, बड़ों का, सबका ऑक्सीजन लेवल एक ही होता है, वो थोड़ा वेरी करता है 95 से लेकर 100 के बीच में। तो सभी का ऑक्सीजन लेवल 95 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। अगर कभी ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हो रहा है तो चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है वो गलत है। इसमें यह भी हमें ध्यान रखना है कि जो छोटे पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं फिंगर पे लगाने वाले, वो थोड़ा सा उनको थोड़ी देर लगाकर छोड़ना चाहिए, एकदम से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर लगाते हैं वो प्रॉपर मेजर करने में। अगर कभी हमें कुछ उसमें दिख रहा है कि 94 से नीचे जा रहा है तो पहले हम उसको कंफर्म करें, अगर किसी और के पास है तो उसका पल्स ऑक्सीमीटर लेके कंफर्म करें, कई बार वो फॉल्टी भी होता है। तो बच्चों और बड़ों का लेवल सेम होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और इसी बीच अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, कोरोना को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम की नई टीम 9 गठित। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम की नई टीम 9 का हुआ गठन। कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई नई रणनीति। लखनऊ से बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, सीएम की नई टीम 9 का हुआ गठन। आज सुबह ही टीम 11 को भंग किया गया था। कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई नई रणनीति और साथ ही साथ सीएम की नई टीम 9 के गठन के साथ ही साथ नई रणनीति के साथ अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए तमाम संसाधनों को लेकर गौर किया जाएगा। माना जा रहा है कि टीम 11 आम लोगों को कोई दिक्कत ना आने के निर्देश दिए गए हैं इस नई टीम को। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम की नई टीम 9 का गठन हो चुका है। कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। टीम 11 का पुनर्गठन कर बनाई गई है टीम 9। आम लोगों को कोई दिक्कत ना आए, इस बात के खास निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और आपको बता दें कि सुबह ही टीम 11 को खंडित किया गया था, उसके बाद में टीम 9 का गठन किया गया है। नए सिरे से टीम 9 को बनाया गया है, जिसके माध्यम से अब टीमों को निर्देश दिए गए हैं। छोटी छोटी कमेटियां भी बनाई गई हैं, जिसके माध्यम से कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरह से हालातों पर नजर रखी जाएगी। तमाम सुख सुविधाएं जिनकी कमी लगातार बनी हुई है, बेड से लेकर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तक, उनको जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा टीम 9 के द्वारा। माना यह जा रहा है कि टीम 11 में तमाम ऐसे अधिकारी थे जिनकी कार्यप्रणाली से सीएम संतुष्ट नहीं थे, और यही वजह रही है कि जिस तरह की
स्थितियां सामने देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर उनसे निपटने में टीम 11 पूरी तरह से सक्षम नजर नहीं आई, तो टीम 11 को भंग किया गया है और उसकी जगह पर नई टीम 9 का गठन किया गया है। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल